वेरी गुड मॉर्निंग कैडेट्स। आज मैं आपको इंटरव्यू रिलेटेड टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा। स्पेशली जो कैडेट्स आर्म फोर्सेस के लिए डिवोटी हैं और रिटन के साथ साथ अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी प्रॉफिटेबल है। ये वीडियो उनके लिए भी प्रॉफिटेबल है जो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या आर्म फोर्सेस की जूनियर एंट्रीज के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और अपने सीनियर एंट्रीज के लिए जाना चाहते हैं। यानी कि अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो ये वीडियो रिटन के साथ साथ अपने फर्दर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए नंबर 1, नंबर 2 इंटरव्यू के लिए अगर आप आर्म फोर्सेस के इंटरव्यूज में जा रहे हैं उनके लिए, और नंबर 3 यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या आर्म फोर्सेस की जूनियर एंट्रीज में अपनी सर्विसेज कंट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस समय ये क्वेश्चंस जो है आपकी सीनियर एंट्रीज में जाने के समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। तो हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से एलैबोरेट करेंगे। इसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये बहुत अच्छे से सुना होगा आपने, और इस टेक्निक को हम कहते हैं SWOT टेक्निक, SWOT। ये टेक्निक जो है बहुत ही रिसेंट आपके इंटरव्यूज में फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। इसमें मैं यहाँ पर अपने कैडेट 2019 CAPF बैच कैडेट ओमवीर सिंह का नाम लेना चाहूँगा, जो कि CISF में सब इंस्पेक्टर था और LDC एंट्री, डिपार्टमेंटल एंट्री होती है इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस में। जो जूनियर ग्रेड, जो सब कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, वो जो है अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं उसी डिपार्टमेंट में अपने सीनियर एंट्रीज के लिए। तो LDC एंट्री के लिए हमारे पास एक कैडेट था इसमें, और उस कैडेट से SWOT टेक्निक का क्वेश्चन पूछा गया था। मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको। इस क्वेश्चन के साथ जब उसने एक और इन्फॉर्मेशन शेयर की कि सर जितने भी कैडेट्स हमारे साथ गए थे इसमें, मैक्सिमम कैडेट के साथ ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि जेंटलमैन यू आर वर्किंग विथ CISF, सो कैन यू टेल मी अबाउट योर SWOT। तो कुछ लोग तो SWOT सुनते ही काफ़ी सरप्राइज हो गए कि ये SWOT क्या है इसमें, और कुछ लोगों ने जो आंसर्स दिए थे वो आंसर्स जो है काफ़ी ज़्यादा कमेंडेबल नहीं थे। तो ये टेक्निक एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे इसमें। सबसे पहले मैं इस टेक्निक के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। SWOT टेक्निक जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी है, आर्म फोर्सेस के लिए भी। हमें ध्यान रखना है इसमें, हम आर्म फोर्सेस इंटरव्यूज और आर्म फोर्सेस के जो कैडेट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली कौन कौन से क्वालिटी कॉम्पोनेंट्स चाहिए उनके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, ये टेक्निक्स प्राइवेट सर्विसेज के लिए, CPO जो भी हमारे आउटसोर्स कंपनीज होती हैं इसमें, उनके लिए टेक्निक्स वर्दी नहीं है। इसलिए आर्म फोर्सेस कैडेट के लिए मैंने स्पेशली इस टेक्निक्स को थोड़ा सा ज़्यादा साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज किया है इसमें। तो इस टेक्निक से रिलेटेड जो है SWOT को पहले समझ लेंगे हम। इसमें SWOT SWOT, मैं इसका कुछ डिस्क्रिप्शन आपको मैं पेश करूंगा इसके साथ ही वीडियो के साथ। S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रेट। हमें लगता है कि ये इंडिपेंडेंट ट्रेड्स हैं, बिल्कुल नहीं है ये। S जो स्ट्रेंथ है वो आपकी अपॉर्चुनिटीज से जुड़ा हुआ है, और नेक्स्ट आपकी वीकनेसेस जो है वो आपकी थ्रेट से जुड़ा हुआ है। इसी टेक्निक को समझना। अब एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये टेक्निक अच्छे से समझ में आ जाए। एक लड़का अगर कहता है इसमें कि व्हाट इज, मान लेते हैं कैडेट से पूछा गया इसमें इंटरव्यूज में, सो टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ पॉइंट। तो वो कहता है कि सर आई एम वेरी एक्सेप्टेबल, माई लीडरशिप इज वेरी हाई, पीपल लाइक माई लीडरशिप। और सब्सिक्वेंटली उसके बाद पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर वीकनेसेस, तो कहता है कि सर माई पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट सो ओके, नॉट सो गुड, दैट आई वांट टू डेवलप। नाउ यू टेल मी वन थिंग, सपोज योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज inferior, even you are not satisfied with that, so how could you make me convinced that you are a good orator or leader? So that is the important factor on which candidates are basically stuck. ज़्यादातर कैडेट जो हैं, जो अपनी प्रिपरेशन जो है अपने सोर्सेज पे कर रहे होते हैं, वो ऐसे सोर्सेज को दोनों तरीके से एनालाइज करें। किसी एक्सपीरियंस हैंड के अंडर में अपनी चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर समझें इसमें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपके वीकनेसेस को ओवरलैप कर रही है और आप एक बहुत ही डेंजर जोन में हैं।
तो यहाँ पर ऐसी टेक्निक के बारे में स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा। मैं आपको बताऊँ, इन अराउंड 20 to 30% कैडेट जो प्रिपेयर्ड होते हैं वो अपने शॉर्ट टेक्निक्स में बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे होते हैं। कुछ कॉमन सी फैक्टर्स हैं जो कि आर्म फोर्सेस के में जो है बहुत ईजिली रिकॉग्नाइज कर ली जाती हैं इसमें, जैसे कि शॉर्ट टेक्निक में एस वर्ड बनता है आपका आपकी स्ट्रेंथ के साथ। तो आपकी स्ट्रेंथ में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जो आर्म फोर्सेस को चाहिए। तो जनरली कैडेट जो है इनको कभी कभी जो है इसको समझ नहीं पाते और इन स्किल्स को जो है किसी और से रिलेट कर देते हैं। मान लेते हैं आर्म फोर्सेस में आपकी स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है और आप कह रहे हैं इसमें कि सर मैं खाना बनाना मेरी स्ट्रेंथ। मान लेते हैं खाना बनाना आपकी स्ट्रेंथ है, आप आर्म फोर्सेस में बीइंग एन ऑफिसर जा रहे हैं इसमें, तो हाउ कुड यू कोरिलेटेड विद द स्ट्रेंथ पार्ट। मान लेते हैं आप बात कर रहे हैं कि सर मैं गाना गाना मेरा स्ट्रेंथ है, तो हाउ कुड यू कोरिलेटेड विद द स्ट्रेंथ पार्ट और आर्म फोर्सेस। थोड़ा सा प्रिपरेशन का ये वाला एंगल जो है इसको समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही एडुकेट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर स्ट्रेंथ के कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो स्पेशली आर्म फोर्सेस की एग्जामिनेशन में कैडेट्स को रखने चाहिए, तो मैंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं और कोई डाउट हो तो फर्दर मेरे से पूछ भी सकते हैं। ये आपके यूपीएससी सीएपीएफ में डीएफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, यूपीएससी सीडीएस एनडीए एग्जामिनेशन में, एसएसबी में आपके कॉन्फिडेंशियल फॉर्म के साथ, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चनेयर फॉर्म, उसके साथ ये मिल जाए, जिसको हम पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चनेयर फॉर्म कहते हैं, उसमें आपको ये लिखा जाता है इसमें। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी स्ट्रेंथ में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, एसोसिएटेड हैं। सो मैं सबसे पहले काउंट करूंगा थोड़ा सा, आप ध्यान से सुनेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 है आपका ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। यू मस्ट बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर सेल्फ। ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुलनेस जो है दोनों ही दो अलग अलग कॉम्पोनेंट हैं, लेकिन दोनों ही 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेम कॉइन। आप अगर ऑनेस्ट हैं तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट यू आर स्पीकिंग ट्रू। सपोज यू समटाइम मीनवाइल द इंटरव्यू, इफ यू आर फाउंड दैट योर आंसर्स आर रॉन्ग एंड इवन यू एक्सेप्टेड दैट सॉरी सर, it means that whatsoever the answers you earlier said actually it is questionable। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा ऑनेस्टी का जो कंपोनेंट है वो हमारे ट्रूथफुलनेस के साथ जुड़ा हुआ है। इफ यू आर ऑनेस्ट सो इट इज ऑब्वियस दैट यू आर एक्सपेक्टेड दैट यू मस्ट बी ट्रस्टवर्दी। सो दूसरा फैक्टर मैं बात करूंगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, तीसरा सेल्फ डिसिप्लिन, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, एम्पैथी एंड सेंसिटिव, and next is adaptability। so these are the factors। मैं इसको दोबारा अच्छे से आपको पेस्ट कटिंग करके वीडियो में डाल दूंगा, इसको आप इसको देख लीजिएगा। इंटरव्यूज़ के जो कैडेट्स हैं इनको ये बहुत ज़रूरी है समझना, इसलिए इनको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करें। सो लेट मी टॉक अबाउट योर ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर ऑनेस्टी इट मीन्स दैट व्हाट्सएवर द थिंग यू हैव यू जस्ट डिस्प्ले इट विदाउट एनी पर्सोना मतलब मुखौटा। जब हम अपने ऑनेस्टी को डिस्प्ले कर रहे होते हैं तो वो हमारा नेचुरल फैक्टर होना चाहिए, ये हमें सिखाया हुआ फैक्टर नहीं है। सिखाया हुआ फैक्टर का मतलब है कि मान लेते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई की है और आपने आंसर्स दिए, लेकिन ऑनेस्टी कोई पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है। आप एक बेसिक ट्रेट है आपका। तो आप अगर ऑनेस्ट हैं तो इसका मतलब आपको जो भी काम दिया जाए आप खुद से गलत नहीं हैं और आप जो है कमिटेड होंगे, यानी कमिटमेंट आपकी एक पहचान बन सकती है। ऑनेस्टी होना और ट्रूथफुलनेस होना आर्म फोर्सेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है इसमें। यानी कि ऑनेस्टी का वर्ड है जिसको कहते हैं कि योर कमिटमेंट टुवर्ड्स योर सेल्फ। इट मीन्स दैट व्हाट यू डिसाइड इवन यू आर ऑनेस्ट टू कंप्लीट इट। ऑनेस्टी दूसरे के लिए नहीं है, ऑनेस्टी हमारे लिए। तो ऑनेस्टी इज द कॉम्पोनेंट ऑन विच व्हाट्सोएवर द commitment we commit, that is to be accomplished even by us only, that is honesty। So let me derive self-confidence। When we talk about self-confidence component के बारे में हम जब बात करते हैं तो ये हमें बेसिकली 2 अलग अलग फैक्टर्स को लेकर बनता है इसमें। सेल्फ कॉन्फिडेंट, हाउ कुड यू सेल्फ कॉन्फिडेंट? इट मीन्स दैट योर सेल्फ अवेयरनेस इज टू बी देयर, नेक्स्ट इज योर डिसीजन मेकिंग इज टू बी देयर। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आप कहते हैं इसमें तो आपसे क्रॉस एग्जामिन किया जाता है इसमें। कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑन विच यू कैन सेटिस्फाई
दैट यू आर अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन। तो ऐसे क्वेश्चंस के जवाब में आपको ध्यान रखना होगा कि मुझे किसका जवाब देना है, मैं कॉन्फिडेंस क्वालिटी को कैसे डिस्प्ले करूं। कॉन्फिडेंस क्वालिटी को डिस्प्ले करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि मेरा सेल्फ अवेयरनेस, मेरी मजबूती मुझे पता होनी चाहिए और उस बेसिस पर मैं अपने डिसीजंस लेता हूँ। एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है जो सभी के लिए अप्लाई होता है। सपोज आपने इंटरमीडिएट किया, आपका साइंस सब्जेक्ट बढ़िया था, आपने कहा कि सर आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन फिजिक्स एंड आई डिसाइडेड दैट आई शुड गो फॉर मास्टर्स इन फिजिक्स। यानी कि आपका सेल्फ, आपकी जानकारी, आपकी फिजिक्स की जानकारी आपको अच्छी है और फर्दर डिसीजन आपने क्या लिया कि मैं इसी पर अपने मास्टर्स को करूंगा। इसका मतलब आपका सेल्फ अवेयरनेस एंड योर डिसीजन मेकिंग बोथ आर गुड, बोथ आर इक्विवेलेंट। हमें ध्यान रखना होगा ये सारे वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन हमें अपने क्वालिटी कंपोनेंट के साथ तैयार करना होता है और ये तैयार करने के समय इसको हर समय प्रूव करते रहिए कि हाँ ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम दूसरे कंपोनेंट में आ चुके हैं, यानी कि मैंने बात की है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन, सो ये आपका कमिटमेंट वैल्यूज को भी डिसाइड करता है। सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे कि यू आर अ सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन। मान लेते हैं कि आप एडवर्सिटी में, सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा ही एडवर्सिटी के साथ थोड़ा सा चेक करेंगे इसमें। सेल्फ डिसिप्लिन देखिए ऐसा है कि आर्म फोर्सेस में सिपाही भी है, आर्म फोर्सेस में ऑफिसर भी है। डिसिप्लिन होना दोनों की मजबूरी, क्योंकि रूल्स हैं। लेकिन आर्म फोर्सेस में सिपाहियों के लिए आर्म फोर्सेस का एसएसबी नहीं होता, उनका सिंपल सिलेक्शन होता है। लेकिन ऑफिसर्स के लिए ट्रेड क्वालिटीज रिक्वायरमेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको एक ऐसे पैरामीटर में रखकर उनकी कमांडिंग ऑफिसर जब बनाएंगे इसमें, तो आपके वो फॉलोअर्स हैं, तो आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन रूल्स होने ही चाहिए। यानी कि आप जो कमिट करें उन कमिटमेंट्स को आप कभी भी डिफाई नहीं करें, उनको कभी भी डिस्पेल नहीं करें और हमेशा इसको फॉलो करते रहें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्किल्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स को एग्जाम में, इंटरव्यूज में कैसे डिस्प्ले किया जाता है इसके बारे में समझें। देखिए ऐसा है कि सारे कैंडिडेट जो हैं वो इंटरमीडिएट, मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन जैसे एग्जामिनेशन को ज़रूर से ज़रूर देते हैं। आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लीजिए जिसमें कि एग्जामिनेशन के समय आपने कुछ ऐसी बात की है कि आप स्ट्रेस में भी थे और आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया गई। देखिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है आपका, इसका कोई रेमेडी नहीं होता, इसको कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग में नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि हाँ मैंने ऐसा किया है। थोड़ा सा कोरिलेट करना है इसमें। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इसमें कि आपको ये समझाना है कि स्ट्रेस में यू आर एबल टू टेक गुड डिसीजन, स्ट्रेस मैनेज कर पाते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे इसमें? तो मान लेते हैं कि आपने बताया इसमें कि मीनवाइल माय बोर्ड एग्जामिनेशन, एट द टाइम ऑफ माय 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए जनरली होता है क्या है कि मार्च अप्रैल के करीब में जो है एग्जामिनेशन होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी मार्च में होते हैं। इंडिया में जो है जो शादी ब्याह का समय होता है वो जनरली इसी समय ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं। तो एक काम करते हैं इसमें, मैंने एक आर्टिफिशियल आपको एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के समय आपके रिलेटिव्स में आपकी कज़न का कोई मैरिज भी था, उसको भी आपने मैनेज किया और इसको भी मैनेज किया। दो अलग अलग स्ट्रेसफुल वर्क को आपने मैनेज किया और आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी शादी के लिए उसको तो आपने बहुत बढ़िया एग्जीक्यूट किया और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी डिस्टिंक्शन मार्क्स आए थे। यानी कि आप स्ट्रेस के समय अपने अच्छे परफॉर्मेंस को दे सकते हैं। आर्म फोर्सेस एक स्ट्रेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर आपको डिफरेंट नूक एंड क्रैनी पार्ट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस नहीं जानते। बहुत सारे आपके ट्रुप मेंबर हैं जो आपको फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। बहुत सारे सिचुएशन जिसमें आप प्रेशरस होते हैं, तो उस समय आप अपने डिसीजंस को कैसे लेते हैं, ये वाइज एंड विजडम का जो पार्ट है आपका वो स्ट्रेस में ही डिसाइड होता है। एक बड़ा अच्छा सा थॉट मैं बताऊंगा आपको, द ब्रीड ऑफ ए मैन इज जज इन द क्विरल, द ब्रीड ऑफ ए मैन इज जज इन द क्विरल। यानी कि किसी भी व्यक्ति की पहचान विपरीत परिस्थिति में होती है। अच्छी स्थिति में हर एक आदमी अच्छा ही व्यवहार करेगा, तो विपरीत परिस्थिति कैसे हम बनाएं? विपरीत परिस्थिति अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को सेट करें और अपने स्ट्रेस को दिखाने के बाद अच्छे डिसीजंस को भी डिस्प्ले करें। नेक्स्ट मैं कोट लेना चाहूँगा आपका एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। आर्म फोर्सेस में फ्रिक्वेंट पोस्टिंग्स प्रोसीज्योर होता है आपका, और अलग अलग जो पोस्टिंग आपके जोन होते हैं वहाँ पर आपका जो है एडजस्टेबिलिटी पार्ट जो है, एडॉप्टेबिलिटी पार्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट की फैक्टर, की रोल होता है उसमें आपका। बहुत सारे कैडेट जो होते हैं वो जो नॉस्टैल्जिक होते हैं, जो अपनी जगह से छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं इसमें,
और वहाँ पर जाने के बाद उनको पानी सूट नहीं करता, कुछ को एटमॉस्फेयर सूट नहीं करता, और इसलिए जो है कहते हैं कि नहीं मैं बाकी जगहों पर नहीं जाना चाहूँ। देखिए ऐसा इंडिया में बहुत सारे कमीशंस हैं, स्टेट कमीशन है, आर्म फोर्सेस में इंडिया लेवल कमीशंस हैं आपके, तो चॉइस होते हैं आपके पास। अडॉप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, सोशल एडजस्टेबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपके अडॉप्टेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। यू आर वेरी अडॉप्टिव, आप जहाँ भी जाते हैं उस परिस्थिति में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। कहा जाए कैसे करें, देखिए आजकल इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में तो सारी बातें सिखा दी जाती हैं, तो फिर बाद में वो क्या आपके सारे आंसर्स को एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ जिसको आपको कोरिलेट करना चाहिए। अडॉप्टेबिलिटी, सपोज समबडी आस्क, इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क, हाउ कुड यू एक्सप्लेन इट दैट यू आर अडॉप्टिव? तो थोड़ा सा पॉज लेकर इस आंसर्स को ऐसा दिया जा सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल। आप ऐसा कह सकते हैं इसमें कि सर व्हेन आई वाज डूइंग माय 11th 12th, so my father was posted and then I switch over to my next school, और स्कूल चेंज करने के बाद मैं जहाँ पर गया वहाँ पर जो है मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज किया, ज़्यादा समय नहीं लिया क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन का भी टाइम था इसमें, और मेरे इस क्वालिटी को मेरे टीचर ने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि मैंने जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जो है बहुत जल्दी एडजस्टेबिलिटी बना लिया इसमें। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आपको समझना होता है, थोड़ा ध्यान रख के इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करिए, लोगों से डिस्कशन करिए, आपके आंसर्स आपको मिल जाते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे आपके स्ट्रेंथ पॉइंट का, क्योंकि हमें शॉर्ट टेक्निक में स्ट्रेंथ चाहिए। कौन से स्ट्रेंथ चाहिए? जो आर्म फोर्सेस के एग्जामिनेशन के लिए होने चाहिए। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के बाद अपने वीकनेसेस पार्ट के लिए। देखिए होता क्या है, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं आई डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट माई वीकनेसेस। वीकनेसेस के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। आप मुझे बताइए कि आर यू अ गॉड? नो, यू आर नॉट अ गॉड, यू आर अ सिंपल ह्यूमन बीइंग, यू मस्ट हैव सम वीकनेसेस। तो आप अपने वीकनेसेस से रिलेटेड जब इन्फॉर्मेशन को बता रहे होते हैं इसमें, तो हमें कौन सी बातों को नहीं बताना चाहिए, मैं यहाँ पर वो फोकस करूँ। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, आर्म फोर्सेस एग्जामिनेशन में वीकनेसेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यू मस्ट हैव योर वीकनेसेस, लेकिन इतने सारे भी ना हो कि आप जो है अपने क्वालिटी ट्रेड्स को जो है उनको भी आप ओवरलैप करें। मान लेते हैं कोई कैडेट कहता है इसमें कि सर आई एम नॉट सो ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट नहीं होना एक क्वालिटी, ऑनेस्ट होना एक क्वालिटी है, और वो ऑनेस्ट नहीं होने की जो बात कह रहा है ये क्वालिटी से डिफर हो रहा है और सिलेक्शन किसी भी लेवल पर किया नहीं जा सकता। मान लेते हैं अगर कोई लड़का कहता है इसमें, कोई कैडेट कह रहा है इसमें कि मेरी वीकनेसेस में आई एम नॉट एक्सप्रेसिव, माई कम्युनिकेशन पार्ट इज वीक, तो कम्युनिकेशन की क्या हम सुधार सकते हैं? कैन इट बी इम्प्रूव्ड? सो इफ इट इज इम्प्रूव्ड देन इट कैन बी अ गुड अप्रोच। देखिए हमें ध्यान रखना हो, कुछ लोग कम्युनिकेशन को और एक्सप्रेशन को दोनों को ओवरलैप करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्पोकन इंग्लिश? स्पोकन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन क्या है? व्हेन यू स्पीक समथिंग, व्हेन यू take part in speaking, public speaking. So it doesn't mean that you are communicate also. Communicate means what you speak, others are getting it equally. So others are taking part in that whatsoever you speak. So it is communication. And if you are speaking only, so you are a speaker. तो बहुत सारे कैडेट्स को जब हम ट्रेन करते हैं तो वो अपने स्पोकन स्किल्स को दिखा रहे होते हैं, जबकि उनको कम्युनिकेशन स्किल को दिखाना चाहिए। यानी उनका इंटरेक्शन जो है आंसर्स के साथ साथ बोर्ड मेंबर्स के साथ भी रखना है इसमें, कि वो आंसर्स को समझा पाएं। यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश में जब बोला जाता है, अगर उसमें कन्विंस ट्रेट को माइनस कर दें, तो सिर्फ स्पोकन होता है, और अपने स्पोकन में कन्विंस ट्रेट को रख दिया जाए, इट इज एडिशनल, देन इट बिकम्स कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश, इट हैज सम very slight difference. So cadets, I advise you try to follow communication part rather than the spoken part. So spoken part सीखना 2-3 महीने में आसानी से सीख लिया जाता है, लेकिन कम्युनिकेटर होने के लिए थोड़ा सा लंबा समय चाहिए। इसलिए जो रिटन कैडेट्स हैं उनको लगता है मुझे कि अगर वो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर थोड़ा सा काम करें तो उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हम यहाँ पर बात करें अपने वीकनेसेस पर, तो वीकनेसेस कौन कौन से देने चाहिए जिसका जो है बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट नहीं होता है और उसको बहुत ईजिली इम्प्रूव किया जा सकता है। यहाँ पर वीकनेसेस वो भी देने चाहिए जिसको हम सुधारने की भी बात करें। सपोज यू राइट समथिंग एंड यू डू नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट हाउ यू इम्प्रूव इट,
what are you doing to improve it? So it is a kind of obstacle. Again, you are speaking about challenges, but you are not giving any solution for that. So यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें जितने भी वीकनेसेस हैं उनके साथ कुछ छोटे से सॉल्यूशन पार्ट को भी ऐड करना. सो लेट मी गिव यू सम पॉइंट्स ऑन विच आप अपनी तैयारी कर सकते हैं इसमें अपने वीकनेसेस को बनाने के लिए. वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल यानी बोले जाने वाला कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन, लिखे जाने वाला कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज कंप्यूटर रिलेटेड सम स्किल्स, सो दैट यू डू नॉट work effectively on PowerPoint. Your speed over your laptop keywords are not so fast, so it can be explained in such a way. Next is poor vocabulary. Suppose your reading habit is not so good and you want to read it. For that, obstacles are your vocabulary. You can say that, so these are the weaknesses of mine, और मुझे लगता है कि इन weaknesses को मैं ऐसे सुधार रहा हूँ. ध्यान रखेंगे इसमें. सुधारने की बात हम कैसे करेंगे इसमें. सपोज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पुअर वोकेबुलरी. पुअर वोकेबुलरी मीन्स आपके वोकैब्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और उसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको बोलना होगा फॉर दैट आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर एंड रेगुलरली आई एम कलेक्टिंग 10 वर्ड्स एंड आई एम प्रैक्टिसिंग दीज वर्ड्स विथ माई फ्रेंड्स. यहाँ पर हम वोकैब सेक्शन को इम्प्रूव करने की बात भी कर रहे हैं इसमें. सपोज यू आर सेइंग दैट माई राइटिंग स्किल्स आर नॉट सो गुड. For that, what are you doing? Writing skills को दूर करने के लिए regularly you are writing 500 words paragraph daily. तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा, उसके हमें आउटकम्स को भी बताना है. यहाँ पर कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ के बारे में बात करूँ जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. यहाँ मुझे याद है एक बहुत पॉपुलर इंटरव्यू था. सो लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी का, जिसमें उनसे जब मीडिया पर्सन ने पूछा कि मैम, सो कैन यू एक्सप्लेन सम वीकनेसेस ऑफ योर्स. सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैम, क्या आप अपनी कोई कमज़ोरी वीकनेसेस बता सकती हैं. ऑन दैट पॉइंट व्हाट शी सेड, ये ध्यान रखने की बात है. तो वीकनेसेस में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा वीकनेसेस विथ मी आई वुडंट इम्प्रूव इट. कमज़ोरी मुझ में क्या मैंने सुधार नहीं लिया होता. देखिए, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वेटरन पर्सन की जिन्होंने लाइफ लॉन्ग अपने चैलेंजेस को ओवरकम किए हैं और वो अपने एक सक्सेसफुल रेट में स्टेबल है. सो कैडेट्स, इंटरव्यूज़ देखने के बाद ऐसे आंसर्स को भी कुछ लोग कॉपी कर लेते हैं. सर आई डू नॉट हैव एनी वीकनेसेस, आई एम परफेक्ट. ऐसे आंसर्स देने के समय ध्यान रखिएगा दैट यू मस्ट बी अ गुड लर्नर. मान लेते हैं आपको वीकनेसेस पता नहीं है और आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपके वीकनेसेस पता कर लिए, तो फिर कहेगा आपका सेल्फ नो कमज़ोर है, आपको अपने बारे में ही नहीं पता है कि आपकी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ क्या है. तो इसलिए अपने वीकनेसेस के बारे में थोड़ी जानकारी ज़रूर से ज़रूर रखें. तो जैसा कि मैंने बताया, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, आपका इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, जिसमें आपकी राइटिंग स्पीड हो सकती है, कीबोर्ड्स में स्पीड आपकी कम हो सकती है, इसमें नॉर्मली होती है. इसमें आप कह सकते हैं कि आपकी वीकनेसेस में यू स्पेंड मोर टाइम ऑन कंप्यूटर्स और मोबाइल, सो दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ वीकनेसेस. लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि उसको हम इम्प्रूव करने के लिए हम डेली रूटीन में कौन कौन से काम कर रहे हैं, ये बात ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए. तो हमने यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात की. अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस से बात करने के बाद हम बात करेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज़ से कैसे जुड़ी हुई है. मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि हम जब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस से बात करते हैं तो यहाँ 2 फैक्टर आते हैं. कभी कभी स्ट्रेंथ के साथ आपके अपॉर्चुनिटीज़ जुड़ती हैं और कभी कभी स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेसेस भी जुड़ जाती हैं. ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ अभी आपके साथ. जब हम कभी कभी अपने स्ट्रेंथ की बात कर रहे होते हैं तो उस स्ट्रेंथ फैक्टर के साथ, हमारे स्ट्रेंथ फैक्टर के साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी जुड़ी हैं और स्ट्रेंथ फैक्टर के साथ हमारे वीकनेसेस भी जुड़ जाते हैं. ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ और इसको ध्यान से समझेंगे, और आपके साथ एसोसिएटेड है तो उसकी तैयारी ज़रूर से ज़रूर करें. देखिए, मैंने सबसे पहला बात किया है अडॉप्टेबिलिटी. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट यू आर वेरी अडॉप्टिव, इट मीन्स दैट यू आर नॉट स्टेबल. फिकलनेस, अस्थिर रहने वाले विचार के आप हैं. फिर आप किसी भी जगह पर स्थिर नहीं रह सकते. ये एक फैक्टर है जो एसोसिएटेड है वीकनेस के साथ. तो किसी भी
किसी भी गुड फैक्टर का उसका साइड इफेक्ट भी होता है, तो हमें ध्यान रखना होगा। इसको भी थोड़ा सा एग्जामिन कर लें, और इसको एग्जामिन करने के बाद अपनी तैयारी को हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। यानी कि हम सपोज यू आर एम्फेसाइजिंग दैट यू आर वेरी अडॉप्टिव, इट मीन्स दैट द साइड फैक्टर इज यू आर अ फिकल बॉय, इट मीन्स यू आर अचेंजेबल। फ्रिक्वेंटली आप अपने डिसीजन को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप अडॉप्टिव है, कहीं भी जाते हैं अडॉप्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एंड्योरेंस। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एंड्योरेंस, आपकी सहनशीलता अगर ज़्यादा है, तो सहनशीलता ज़्यादा होने का मतलब है कि दैट द प्रोबेबिलिटी टू अचीव मार्टरडॉम, शहीद होने के चांसेस भी आप ही के ज़्यादा हैं। यानी कि आप बड़े सेक्रीफाइसेस कर लेते होंगे फिर ये, क्योंकि एंड्योरेंस ज़्यादा है इसमें। तो इसको हम एसोसिएटेड अपने वीकनेस के साथ भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिवनेस। आप किसी भी काम को बहुत इफेक्टिवली कर लेते हैं। इफेक्टिव होना एक बहुत अच्छी बात है इसमें, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या जो लोग इफेक्टिव होते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि टीचर्स को बहुत बहुत सारे फॉर्मूलाज याद हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, और सॉल्यूशन करते समय जो स्टेप 5 स्टेप में पूरा होना चाहिए 2 स्टेप में उन्होंने कर लिया, क्योंकि उनको पता है कि ये इसके बाद ये होने वाला है। तो हमें ध्यान रखना होगा वो इफेक्टिव है। तो इफेक्टिव से क्या हुआ कि आप शॉर्टकट्स में भी जा सकते हैं। आप अपने कैरियर गोल्स के लिए शॉर्टकट गोल्स को भी कैरी कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए शॉर्टकट को प्रीफर कर सकते हैं। यानी कि 3 बातों को मैंने यहाँ पर बताया जो आपकी स्ट्रेंथ के साथ वीकनेसेस को भी कैरी कर रहा होता है। नंबर 1 है आपका एडॉप्टेबिलिटी, इट मीन्स दैट यू आर टेकिंग फिकलनेस, अस्थिरता को भी ले जाते हैं उसमें। नेक्स्ट इज इंड्योरेंस, जिसमें चांसेस ऑफ अचीविंग मार्टरडॉम भी है। मार्टरडॉम, शहीद जो है वो सेना के में ही नहीं होता। आप अगर एंड्योरेंस ज़्यादा है तो आप बाहर किसी से भी लड़ सकते हैं, और लड़ेंगे तो बाद में शहीदी की संभावना ज़्यादा होगी, आपको बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिवनेस। अगर आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं इसमें, तो आप शॉर्टकट ट्रिक्स पे या शॉर्टकट फॉर्मूलेज पे या शॉर्टकट अपनी लाइफस्टाइल्स में ज़्यादा बिलीव करते होंगे। ये इनके वीकनेसेस एसोसिएटेड हैं इसमें। तो हमने यहाँ पर बात की इसमें कि आपके कौन से स्ट्रेंथ है जो कि वीकनेसेस के साथ साथ एसोसिएटेड हैं। अब मैं बात करूँगा आपके कि आप अपने स्ट्रेंथ फैक्टर को अपनी पर्सनालिटी ट्रेड्स के साथ, इनकी पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज कौन कौन सी हैं कि जिससे आप अपने स्ट्रेंथ फैक्टर को ग्रेजुअली, खासकर जो रिटर्न के कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये बहुत फ़ायदेमंद होता है कि अपने पर्सनालिटी ट्रेड्स को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर इस टेक्निक के साथ जो है मैं अपने कुछ सजेशंस को आपको शेयर करना चाहूँगा इसमें, और ये बहुत ही सक्सेसफुल सजेशंस हैं। बहुत सारे कैडेट्स को बहुत फ़ायदा हुआ है इसमें। नंबर 1, बिल्ड योर सेल्फ अवेयरनेस। आप अपनी अवेयरनेस को बनाएं। अवेयरनेस में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करें, स्ट्रेंथ क्या है आपका, और नंबर 2 आपकी वीकनेसेस कौन कौन से हैं, उनको आप चार्ट वाइज अलग अलग बना के रखें। स्ट्रेंथ जो भी है उसको प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल के साथ एसोसिएट करें। सुने नहीं सिर्फ, हमेशा लिखने पर भी ध्यान दें। एक नोटबुक बनाएं और उसमें लिख कर इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट इज हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्टिव्स, कैरियर प्रोस्पेक्टिव्स। आप जब लिख रहे होंगे इसमें तो आपको आपके कैरियर प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में आपको जानकारी मिल रही होगी। नेक्स्ट, अलाउ यू टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप जब ये लिख रहे होंगे इसमें तो आपको पता चलेगा मुझे कौन कौन सी जगहों पर काम करना है। सपोज यू गेट टू नो दैट योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज़ नॉट गुड, और मुझे पता है कि मुझे बाद में इंटरव्यू एसएसबी देना है। तो यहाँ पर जो है अगर इंटरव्यू एसएसबी इंग्लिश में होगा तो मुझे पता चल गया कि मुझे इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में बढ़ गई है इसमें। इंक्रीज योर पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब आप देखेंगे इसमें कि मेरे पास वीकनेसेस ज़्यादा हैं और स्ट्रेंथ कम है, तो ये सोचने पर आपको ऑटोमेटिकली ये इंस्पिरेशन होगा इसमें कि मैं अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा। तो यानी पॉजिटिव टॉक के पॉसिबिलिटीज़ भी आपकी बढ़ जाएंगे इसमें। तो हमें इन बातों को ज़रूर ध्यान रखना है इसमें कि हमारे स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। यहाँ पर थ्रेट फैक्टर्स के साथ जुड़े हुए जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बताऊँ, जनरली ये थ्रेट फैक्टर्स जो है ये प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो कैडेट्स एम्प्लॉयड हैं, आर्म फोर्सेस में जूनियर एंट्रीज में एम्प्लॉयड हैं, उन कैडेट्स के साथ थ्रेट फैक्टर जो है उनके डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए थ्रेट फैक्टर के साथ एसोसिएटेड होता है। यानी कि आपके सपोज लेट मी गिव यू द रीसेंट एग्जांपल ऑफ माय कैडेट ओमवीर सिंह। ही वाज CISF सब इंस्पेक्टर, ही केम फॉर CISF assistant commandant. So T threat means, so what are the challenges in CISF in the contemporary? वर्तमान में CISF में थ्रेट्स क्या है, यानी कि ये सॉर्ट का जो फॉर्मूला था वो उसके डिपार्टमेंट से एसोसिएट करके पूछा गया था। तो थ्रेट जो है आपका डिपार्टमेंट से भी हो सकता है, थ्रेट जो है आपका पर्सनल से भी हो सकता है। यानी कि
अगर पर्सन से कोरिलेट करना है इसमें कि अगर आपका वीकनेस क्या है, तो आप कहते हैं कि सर मेरा वीकनेस है कि आई एम पुअर इन एकेडमिक्स। तो पुअर इन एकेडमिक्स है तो थ्रेट क्या होगा? थ्रेट ये होगा कि यू टेक मोर टाइम टू स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू टेक मोर टाइम। सपोज लेते हैं कि आपकी वीकनेस थ्रेट से जुड़ता है, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी से जुड़ता है और वीकनेस थ्रेट से जुड़ता है। तो वीकनेस आपकी मान लेते हैं, आप कहते हैं कि सर आई एम लो इन स्पोर्ट्स। तो लो इन स्पोर्ट्स होंगे तो क्या होगा आपका? तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट यू टेक लेस इंटरेस्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ का पार्ट जो होगा, वो एरिना जो होगा, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट कम होगी इसमें। तो ये थ्रेट कैसे हुआ इसमें? अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कमज़ोर होगी तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके फिजिकल एग्जामिनेशन जो आर्म फोर्सेस को होते हैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे इसमें। सो अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड विद द स्ट्रेंथ पार्ट एंड वीकनेसेस ऑलवेज एसोसिएटेड विद द थ्रेट पार्ट। तो हमें अपने थ्रेट पार्ट को कभी भी ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं करना है, कभी भी ऐसा नहीं बनाना है कि जिसका कोई रेमेडी ना हो। मैंने आपको थ्रेट के जो ऑप्शंस बताए हैं उन ऑप्शंस पे ज़रूर से ज़रूर विचार करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे वीकनेसेस लिखने के लिए 2-3 वीकनेस लिखिए सिर्फ, और हमेशा ध्यान रखिए उनको बताइए कि इसको आप कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। कैसे इंप्रूव कर रहे हैं इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीकनेसेस की लिस्ट बना के आपने दे दी इसको, आप कैसे इंप्रूव कर रहे हैं ये बात को ध्यान रखिए। और इसको सिर्फ पढ़िए नहीं, इसको डे टू डे लाइफ में अपने प्रैक्टिस में भी रखिए। क्योंकि जनरली कभी कभी कैंडिडेट्स जो सिर्फ रट के और पढ़ के जाते हैं इसमें, एमिड द इंटरव्यू, जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर उनको 2-3 बार अलग अलग पॉइंट से पूछता है क्वेश्चंस को, तब वो कहते हैं इसमें सॉरी सर आई डो नॉट नो। मैं यहाँ पर आपको वीडियो एंड करने से पहले एक बहुत अच्छे एसएसबी बैच के कैंडिडेट के साथ मैं इसको समिंग अप करना चाहूँगा। इसमें मेरा 2000 बहुत पुराना बच्चा था इसमें, मुझे लगता है 2006-07 बैच में था ये। सौरभ सुमन नाम था उसका, ही वॉज फॉर एनडीए एसएसबी। देखिए एसएसबी में पीआई की फॉर्म पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर को पढ़ने के समय मैंने उसको देखा कि उसने अपनी हॉबीज़ जो बनाई है उसने बताया इज प्लेइंग विथ किड्स। ध्यान से सुनेंगे जरा, प्लेइंग विथ किड्स। तो मैंने कहा व्हाट डू यू मीन प्लेइंग विथ किड? यू आर वेरी यंग एंड चार्मिंग बॉय, सो व्हाई यू वांट टू स्पेंड योर टाइम विथ किड्स ओनली? आप बच्चों के साथ क्यों रहेंगे? आप जवान हैं, जवानों के साथ क्यों नहीं खेलना पसंद करते? तो उसने कहा कि सॉरी सर, क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए आया था। फिर मैंने जब उसकी बायोग्राफी देखी तो मुझे पता चला इसमें कि उसके फादर नहीं थे और वो अपने मदर के साथ जो है, अपने एल्डर ब्रदर के साथ जो है रह रहा था। और एल्डर ब्रदर के बच्चे जो थे वो उनको अपने साथ रखता था। एक इट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनके साथ अच्छा भी लगता था उसको। तो यानी कि अपने एल्डर ब्रदर के बच्चों के साथ वो अपना टाइम स्पेंड करता था और उसको अच्छा भी लगता था इसमें। और इट वॉज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ही शेयर्ड विथ हिज फैमिली मेम्बर्स। यानी बड़े भाई के बच्चों के साथ अपने टाइम स्पेंड करना, उनको इंगेज करना, पढ़ाना और वो सब करना। तो उसको जब मैंने माउल्ड किया इसमें, ओके दैट थिंग इज़ वेरी गुड, यू मे टेक इट एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट ऑफ योर्स फॉर द फैमिली मेम्बर्स। तो इस बात को जब उसने समझ लिया, इसको 2-3 बार अलग अलग तरीके से इंटरव्यूज़ में समझ लिया, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने जब ये क्वेश्चन एसएसबी में उससे पूछा कि सौरभ सुमन, you wrote that playing with kids is your hobby, so he said yes sir। और मैं आपको बताऊं द कैडेट वॉज सेलेक्टेड, और जब वो इंटरव्यू के बाद मुझसे मिलने आया तो उसने कहा कि सर ये क्वेश्चन मुझे पूरे इंटरव्यू में 3-4 बार अलग अलग तरीके से पूछे गए। पहला तरीका, क्या खेलते हैं आप? पहला क्वेश्चन, क्या खेलते हैं आप बच्चों के साथ? दूसरा क्वेश्चन, आपकी हॉबीज़ क्या है? यानी कि हॉबीज़ में बच्चों के साथ खेलना है। तीसरा क्वेश्चन, आप अपनी डेली रूटीन के बारे में बताइए, यानी डेली रूटीन में भी वही बात जो कि बच्चों के साथ खेलने की है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी आंसर को अगर रट लिया आपने तो आप 1 बार 2 बार ज़्यादा बोलेंगे और तीसरी बार आप सॉरी बोलेंगे उसकी, या उसको हटा देंगे शेड्यूल के साथ। इसलिए सारे आंसर्स को लिखने के साथ उनको आप अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करिए। रेगुलरली इनको देखते रहिए इसमें कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, वीकनेसेस क्या है, वीकनेसेस के ऊपर कौन कौन से काम हो रहे हैं, सही है कि नहीं। और ये प्रिपरेशन आपको बिल्कुल 100% सक्सेस तक लेके जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।